अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो ये है कि मज़ीद जो प्रोजेक्ट्स हैं, गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स जिनके केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और उसके बावजूद तामीरात जारी हैं, और उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो मनसूबा था उसको, जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा सामने आया। उसमें वफाकी हुकूमत की नाकामी या एक नाकाम पॉलिसी के बावजूद जो है वो किस तरह कामयाबी मिली उसकी तफसीलात रखेंगे। और दूसरा ये है कि जियो न्यूज़ या जंग के जो सरबराह मीर शकील रहमान साहब हैं, वो 8 महीने जेल में रहे, उसके बावजूद वो बरी हो गए और बड़े बड़े दावे किए गए थे। उनकी बरीयत के असल वजूहात क्या हैं वो भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। मेरे साथ रहेगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो वकील हैं दरख्वास्त गुजारों के, जो कि DHA या मिलिट्री लैंड के लिए ज़मीन दिफाई मकासद के लिए ली गई थी, उसके बाद फिर उसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, उनका ख्वाजा शम्सुल इस्लाम का शॉर्ट सुने, उनका क्या कहना है आज की समाअत के बाद। उसके बाद फिर जो मंसूबे हैं जिनकी निशानदेही हुई है, लोग जानते नहीं हैं, उन मंसूबों की तफसीलात, उनकी तफसीरें भी आपको दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आवाम के साथ धोखा किस तरह हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होने का खदशा है वो बचें। और इसलिए टाइम और डेट फिक्स की थी कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उसके नोट पे। तो जब हेयरिंग शुरू हुई तो उन्होंने टाइम मांग लिया। DHA के वकील और दूसरे वकीलों ने एमआर के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट कर रहे हैं, जज साहब ने कहा इस ऑर्डर का फ़ायदा क्या जब कंटेम्प्ट कमिट कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर इसको सुनने वक्त पर उन्होंने मोहलत मांग ली। कोर्ट ने बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई कि कोई रिक्लेम लैंड नहीं होगी, रिक्लेम लैंड पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी नहीं होगी, कोई शादी हॉल की एक्टिविटी नहीं होगी, कोई कमर्शियल एक्टिविटी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की ज़मीन पे और एमिनिटी लैंड पे, और जो प्लॉट क्रिएट किए गए रिक्लेम के नाम पे उन पर कोई तामीर और उस पर कोई आगे बेचे भी नहीं जाएंगे। उसके बावजूद भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं एमआर, DHA, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड। कोई टाइटल नहीं है, कुछ नहीं है, पाकिस्तान की पब्लिक लुट रही है, उनसे पैसे जमा किए जा रहे हैं करोड़ों की तादाद में। आज भी डॉन में इश्तिहार छपा है, लेकिन ना उनके पास टाइटल है, ना कोई कानूनी जवाब बनता है उनका कि वो आगे लोगों से पैसे लेके करें, ना उनके बाद अप्रूवल है, ना सीपा का अप्रूवल है, कुछ भी नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर की रिस्ट्रेनिंग भी है, सुप्रीम कोर्ट भी इस इशू को डिसाइड कर चुकी है। उसके बावजूद भी ये बगैर किसी खौफ व ख़तर के, क्योंकि इनको पूरा DHA का सपोर्ट मिली हुई है, इसलिए डेली इश्तिहार भी आज आप बता रहे थे कि कोई शादियाँ भी हो रही हैं। शादियाँ भी वहाँ पे होती रही कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि आप शादी हॉल नहीं बना सकते रिक्लेम लैंड पे। और ये मास्टर प्लान में प्लॉट है ही नहीं, मट्टी पे पानी पे मट्टी डाली गई, मट्टी पे उन्होंने बना दिए, ना इनके पास टाइटल है, ना इनके पास परमिशन है, ना सीपा का अप्रूवल है, ना कोई अप्रूवल है इवन DHA का और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का। उसके बावजूद भी ये बनाए जा रहे हैं, जहाँ दिल चाहता है बैठ जाते हैं, जहाँ दिल चाहता है। ना कोई नक्शा है, ना कोई अप्रूवल है, ना कोई सैंक्टिटी है, कुछ भी नहीं है। सर जैसे अगर केस चूँकि ज़ेर समाअत है, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो अगर गैर कानूनी डिक्लेयर हो जाते हैं तो जिनका सरमाया आवाम का होगा वो डूब जाएगा, सब डूब जाएगा और ये टूट जाएगा। नस्र टावर का अशर अपने जहन में रखें। और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, बार बार कह चुकी है कि ग्रीन बेल्ट पे ना करेंगे। जमजमा पार्क की पार्किंग के प्लॉट में इम्तियाज़ी स्टोर खोल दिया, इससे बड़ा कौन सी कानून की धज्जियाँ बखेर दी है। और जमजमा पार्क के अंदर वॉकिंग ट्रैक पर उन्होंने बेद का फर्नीचर की दुकान खोल दी है, ये सबसे बड़ी है। और शादी हॉल पे हॉल खोले। तो वैसे एक माहिर कानून और कराची वाले होने के नाते आप आवाम को बाखबर करेंगे वैसे इस तरह की इन्वेस्टमेंट ना करें, इस तरह की इन्वेस्टमेंट कतई ना करें, वरना इनके पैसे डूब जाएंगे और ये लोग मुल्क से भाग जाएंगे पैसे जमा करके। इनके आसरे पे मत रहिएगा, ये आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे जैसे नस्र टावर के केस में हुआ। प्लीज़ मेरी आवाम से इल्तिमास है, गुजारिश है कि अपने मेहनत की कमाई को ऐसे बिल्कुल गैर कानूनी प्रोजेक्ट में कतई इसको प्रमोट ना करें, इसके अंदर मुआवनत ना करें इन बिल्डर्स की, इनके पास कोई टाइटल ही नहीं है। अच्छा सर, वो एक कंटेंट की एप्लीकेशन आपने फाइल की थी? फाइल की, वो भी पेंडिंग पड़ी हुई, वो भी डिसाइड होगी तो एक साथ ही फैसला होगा इंशाल्लाह। उसमें क्या कहना था सर? मेरा यही कहना कि इन पर तौहीन कार्रवाई हुई, इनके दफ्तर को इनको अटैच किया जाए, इनको सील किया जाए प्रोजेक्ट को, और जो अफसरान बाला और जो लोग इनके साथ मिलकर कंटेम्प्ट तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम साहब का आपने शॉर्ट सुना। अमीन अनवर मेरे साथ होंगे इस वीडियो में, खासतौर पर आज की समाअत का अहवाल जो कि अदालत के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखते हैं। अमीन आपका बहुत शुक्रिया। आज चूँकि कंटोनमेंट हुकाम ने एक बड़े वकील की खिदमात हासिल की हैं, यानी कि जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं उस पर अमल दरामद नहीं करना, लेकिन बड़ा एक वकील जो है आपने करके लाना है और अदालत में आके उस केस की पैरवी करनी है, और वो वकील को फ़ीस भी जो अदा करेंगे वो भी रियासत पाकिस्तान की अमाउंट या उनके पैसों से या टैक्स के पैसों से अदा की जाएगी। बुनियादी तौर पर समाअत में हुआ क्या और क्यों कंटोनमेंट हुकाम की जानिब से जो है वो मोहलत ली गई और अदालत में हुक्म इम्तनान में तोसी क्यों गई? जी बिल्कुल, शायद आज वही पुराना बेंच था जिसने सबसे पहले इस केस में हुक्म इम्तना जारी किया था। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद ख़ान जो इस केस की शुरू से ही समाअत करे थे, आज एक मरतबा फिर मामला उनकी अदालत में ज़ेर समाअत आया
तो जो दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया कि अदालती अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जियाँ जारी हैं और अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद जो मिलिट्री लैंड है वहाँ पर कमर्शियल सरगर्मियाँ की जा रही हैं। उस पर अदालत ने भी इस्तफसार किया कि कौन है वो जो अदालती अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। ताहम जो मखदूम अली ख़ान कंटोनमेंट बोर्ड के वकील जिनकी खदमात हासिल की गई हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे, जिसकी अदालत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया कि मखदूम अली ख़ान आज मौजूद नहीं हैं, लिहाजा केस की समाअत जो है वो मुलतवी की जाए। जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत जो है वो 7 फरवरी तक मुलतवी करते हुए हुक्म इम्तना बरकरार रखा है, जिसमें अदालत ने ये वाज़े कर दिया था कि जो डिफेंस पर्पसेस के लिए मिलिट्री लैंड दी गई है उसे कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी वाज़े कर चुकी है और सिंध हाई कोर्ट का भी हुक्म इम्तना अभी तक बरकरार है। और मखदूम अली ख़ान एक बड़ा नाम है, आपको पता है, जिनकी खदमात हासिल की गई हैं इस मामले में। जबकि आप गुज़िश्ता समाअत का भी अगर थोड़ा सा जिक्र कर दें, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस अदालत को इस केस की समाअत का इख्तियार ही नहीं है, ये कहना था कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त का। अब देखते हैं कि आइंदा समाअत पर इसका क्या होता है। अच्छा, बहरहाल ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं ख़ास तौर पर, एक तो ये है कि इमार एक मंसूबा है DHA फ़ेज़ 8 में और इंतहाई बड़ी और कसीर मंजिला इमारत तामीर हो रही है। वो जो समंदर पीछे हटा और वो DHA ने ज़मीन अपनी तहवील में ले ली। उसके बाद फिर गैर मुल्की कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इसके ऊपर कसीर मंजिला तामीरात या तामीर कर रही है, एक इमारत बना रही है, वो गैर कानूनी है। उसके ऊपर अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है, उसके बावजूद जो है वो तामीरात जारी है। अब अगर फैसला जिस तरह आ जाता है अदालत का, तो फिर उसके बाद फिर जो अवाम वहाँ उस मंसूबे में सरमायाकारी कर रहे हैं तो उनका ज़ाहिर है वो गैर कानूनी होगी, आगे जाके उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा DHA में ही रफ़ाई प्लाट्स के ऊपर इम्तियाज़ सुपर स्टोर जो है बनाया गया है वो भी गैर कानूनी है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया है। उसके बावजूद जो है वो उसके जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल उसका जारी है, सिंध हाई कोर्ट ने रोक रखा है। और इसके अलावा जो दीगर शादी हॉल कुछ मस्मार किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, लेकिन कुछ के अंदर जो है वो अब भी शादी हॉल वो मौजूद है। सो सिंध हाई कोर्ट ने उनके अंदर शादियाँ या दीगर जो तकरीबात हैं वो रोकने का हुक्म दिया था, उसके बावजूद भी उसके अंदर जो है वो तकरीबात जारी हैं। आज बाकायदा तौर पर ख्वाजा शम्सुल इस्लाम की जानिब से आगाह भी किया गया है अदालत को। अच्छा अमीन, नसरा टावर को हम रोकते हैं कि नसरा टावर की जो ज़मीन थी PCHS वालों ने गैर कानूनी तौर पर उसका कुछ हिस्सा दिया, उसके बाद फिर इतनी बड़ी इमारत बन गई और उसके बाद फिर वहाँ अदालतों को बड़ी तनकीद की गई। आज जो आपके पास एक और ख़बर है वो भी एक आंखें खोलने वाली ख़बर है कि अवाम आंखें खोलें, कब्रस्तान की ज़मीन के ऊपर जो है तामीरात की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ख़त क्या लिखती है, किसको ख़त लिखा है और उसके बाद कौन सी ज़मीन है, किस मकाम पर वो ज़मीन है जिसकी निशानदी की गई है कि उसमें इमारत जो है तामीर हो रही है और उसके बाद फिर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ना SBCA, ना PCHS और ना ही कोई दीगर इदारे जो हैं। जी बिल्कुल, शायद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से एक 27 जनवरी को एक ख़त लिखा गया है एडमिनिस्ट्रेटर KMC बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के नाम, जिसमें उनका ये कहना है कि कब्रिस्तान की जो ज़मीन है उसमें फ़ेक इंट्रीज़ की जा रही हैं। 1.5 एकड़ ज़मीन जो कब्रिस्तान की है, PCHS सोसाइटी EOBI ऑफिस के करीब ये ज़मीन वाक़े है, जिसमें उनका ये कहना है कि इसकी जाली एंट्रीज़ की जा रही हैं रिकॉर्ड में, लैंड रिकॉर्ड में, और इसके बाद वहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है। बिल्डर माफिया ने जो है 70 दहाइयों से, बाकायदा तौर पर इस ख़त में ये कहा गया है कि 70 दहाइयों से जो है वो बिल्डर माफिया ने इस शहर को अपनी नज़रों में रखा हुआ है और उसी पर अमल पैरा होते हुए उन्होंने ये कब्रिस्तान की जो ज़मीन है 1.5 एकड़ इसकी जाली एंट्रियाँ करा के और इसमें जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इस जगह पे जो ज़मीन है जिसकी आप बात कर रही हैं, जो ख़त में भी जिसकी निशानदेही की गई है, वो क्या ज़मीन जो है उस पर अब कब्रिस्तान है या ज़मीन प्लेन पड़ी हुई है? यानी कि कब्रिस्तान के लिए मुख्तस शुदा ज़मीन है या कब्रिस्तान है, उसको कब्रिस्तान को ख़त्म करने के बाद तामीरात हो रही हैं? नहीं, इसमें ये बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि 1990 में जब MQM जो है उसके मेयर थे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार कराची शहर के,
तो उस वक्त भी ये मामला उठाया गया था, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इसे कब्रिस्तान की ज़मीन करार दिलवा दिया था और ये मामला सेटल हो गया था। लेकिन अब दोबारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को ये शिकायत मौसूल हुई हैं कि जो कब्रिस्तान की ज़मीन है उसकी 1.5 एकड़ ज़मीन को जो है वो फेक एंट्रीज़ के ज़रिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पर बिल्डर जो है वो बाकायदा तौर पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो तामीर की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर KMC से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस मामले की छानबीन कराएं और बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात कराई जाएं कि इस तमाम मामले के पीछे कौन है, कौन इस तमाम जाली एंट्रीज़ में मुलव्वस है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर करार दे चुकी है कि जो रफ़ाई प्लॉट्स हैं उन्हें किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये कब्रिस्तान की ज़मीन है और ये सिर्फ कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होगी। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2 बड़े मंसूबों का ऐलान किया, जिसमें सिंध में ख़ासतौर पर जो सिंध के जज़ायर थे वहाँ पर नए शहर आबाद करने के मंसूबे का ऐलान किया, नोटिफिकेशन जारी किया गया और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को जो है वो ठेके भी दिए गए कि वहाँ नए शहर की आबादी के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे। उसके बाद देखने में आया कि न सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर और बल्कि अदालतों से भी मुख्तलिफ़ लोगों ने रजू किया और वो मंसूबा ठप होकर रह गया। दूसरा मंसूबा जो वफाकी हुकूमत ने शुरू करने का फ़ैसला किया था वो था लाहौर के करीब एक नया शहर आबाद करना। उस मंसूबे में ख़ास तौर पर वफाकी सूबाई हुकूमत की मामला से ये मंसूबा जो है वो बनाना था, जिसके बाद जो है वो एक यानी कि जो शहर लाहौर शहर फैल रहा है उसको मज़ीद वसअत देने के बजाय एक नए तरीके से नई आबादी और नया शहर और जदीद किस्म का शहर आबाद करना था। लेकिन वफाकी हुकूमत की साथ साथ चूँकि सूबाई हुकूमत ने इसकी मावनत करनी थी, अब उसके बाद फिर नाकिस मनसूबा बंदी और उसके बाद जब अदालतों में केस जाना शुरू हुए तो उसके बाद चूँकि माहिर वकला जो है वो सूबाई हुकूमत के पास नहीं है। मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया कि जब सियासी तौर पर वकला को भर्ती किया जाता है उसके बाद फिर वो अदालतों में सही मानों में कवानीन की रोशनी में जो है वो रियासत पाकिस्तान के केसेस की पैरवी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से केसेस रियासत पाकिस्तान हार जाती है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में जो रावी अर्बन मनसूबा था उसमें भी देखने में आया। उसके बाद फिर यहाँ के जो फैसला था उसको खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पर भी आज खासतौर पर हम देख रहे थे कि जो एडिशनल एडवोकेट जनरल से पंजाब थे उनको जो है वो ना सिर्फ उनकी सजनिश हुई बल्कि बेशुमार उनको तनकीद का भी अदालत की जानिब से सामना करना पड़ा कि वो तैयारी करके नहीं आए थे बल्कि वो ऐसे ही आके पेश हो गए और उसके बाद फिर हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई आके उनके कान में बात कर रहा था, उनको लीगल पॉइंट्स और जो कानूनी थे वो बताने की कोशिश कर रहा था या उनको केस चलाने का तरीक़ाकार बता रहे थे, जिसकी वजह से अदालत ने काफ़ी मायूसी का भी इजहार किया। अब इसी पॉइंट को लेकर अगर जो सरकारी वकील हैं जब तैयारी करके नहीं आते तो फिर अदालतों के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से तनकीद भी होती है। यानी कि कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि चूँकि आज जो है वो आखिरी रोज़ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब का, तो इसलिए बड़ा रिलीफ मिला है वफाकी हुकूमत को। हालांकि बुनियादी तौर पर ये लीगल एक रेमेडी होती है कि किसी भी फैसले को अगर कोई दूसरे फोरम में किसी बड़े फोरम पर चैलेंज किया जाता है तो इब्तदाई तौर पर उसको उस फैसले को मुअत्तल किया जाता है। बहरहाल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सूबाई हुकूमत की अपील है वो मंजूर की है और फौरी तौर पर जो है वो फैसला मुअत्तल किया है। जो इस मंसूबे को कलअदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, लेकिन अदालत ने जो पूछा उसमें खासतौर पर बताया गया है कि जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर की गई है, जिनकी ज़मीन ली गई है इस मंसूबे के लिए, उनमें से तो उनको 95% लोगों के पैसे दे दिए गए हैं। उसके बाद फिर जो एक्विजिशन एक्ट था उस हवाले से भी जो लाहौर हाई कोर्ट ने अहम तरीन जो कानूनी नुकात थे उनको नज़रअंदाज करने के बाद ये बड़े मंसूबे को जो है वो उसके खिलाफ जो है फैसला दे दिया है। बहरहाल ये एक रिलीफ भी कह सकते हैं कि बुनियादी समाअत के बाद, इब्तदाई समाअत के बाद जो है वो जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने बल्कि जो उनके साथ जो दीगर जजेस थे उन्होंने जो फैसला दिया है वो इंतहाई अहम है। लेकिन आपने ये देखना होगा कि अब क्या इस तरह बड़े बड़े मनसूबों में या बड़े जो केसेस होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट के, मफाद आमा के केसेस होंगे और ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसमें जब इन्वॉल्व होंगे, क्या फिर ऐसे वकला से केसेस की पैरवी कराई जाएगी जिनको कानूनी नुकात या कानूनी पेचीदगी का नहीं पता, कि उनको नहीं पता कि वो अदालतों में किस तरह उन्होंने आके पेश होना है और अदालतों में किस तरह बड़े केसेस की आके पैरवी करनी है, उनको नहीं होगा पता। तो अगर ये देखें, अगर अभी भी ये सही मानों में एक काबिल और माहिर कानूनदान अगर वकला इस केस में पैरवी के लिए नहीं मुकर्रर किए गए तो फिर आगे जाकर रुसवाई का सामना होगा। उसके बाद फिर हम आते हैं
मीर शकीलुर रहमान साहब के ऊपर के अदालत ने, लाहौर की एहतसाब अदालत ने मीर शकीलुर रहमान को बरी कैसे किया। 8 महीने वो जेल में रहा, मीडिया ट्रायल हुआ, तमाम चैनल्स ने खबरें नशर की। खबरें चैनल्स या मीडिया जो है वो अपने तौर पर नहीं चलाता, जो रिपोर्ट्स प्रोसिक्यूशन या तफ्तीशी अफसरान या नैब हुकाम की जानिब से पेश की जाती हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशंस हों, रेफरेंस हों, या उसके बाद फिर एहतसाब अदालत में पेश किया जाता है, उस बुनियाद पर ही मीडिया खबरें नशर करता है। ज़ाहिर है वो जो इल्ज़ामात थे उसी बेस पे, चाहे वो एहतसाब कमीशन के साहब जो थे वो, और उसके अलावा जो अगर तर्जमान थे या मामूलीन खुसूसी थी वफाकी हुकूमत के, वो भी उसी बुनियाद पर बात करते थे जो एहतसाब के नाम पर या एहतसाब के लिए जो अमल जारी था। लेकिन बुनियादी तौर पर ये ट्रायल अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि जो शवाहिद और सबूत अदालत में पेश किए गए थे उसके बाद फिर वो शवाहिद और सबूत पेश होने के बाद, ट्रायल चलने के बाद किसी मुल्ज़िम को अदालत ने बरी दिया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि जो 265K की दरख्वास्त थी मुल्ज़िम की जानिब से, यानी कि मीर शकीलुर रहमान साहब की बरीयत की दरख्वास्त, उस पर अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद फैसला दिया है। ज़ाहिर है वो यहाँ पर भी वही वाली बात कि जब प्रोसिक्यूशन जो है वो फेल हो जाएगी, प्रोसिक्यूटर आपके माहिर नहीं होंगे, माहिर कानूनदान नहीं होंगे, उसके बाद नाकिस तफ्तीश होगी, तो बड़े से बड़े केसेस में आपको इसी तरह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है मीर शकीलुर रहमान तो बरी हो गए, लेकिन इस केस को लेकर वफाकी हुकूमत को हमेशा जो है वो आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि तनकीद सुननी पड़ेगी, बल्कि तनकीद बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये कानूनदान, माहिर कानूनदान उन्होंने यहाँ हायर नहीं किए, उनकी खिदमात नहीं ली गई, और उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसरान जो थे उन्होंने भी अगर नाकिस तफ्तीश की, जो केस बनता था उसके बावजूद भी उन्होंने सही मानों में केस जो है वो अदालत के सामने नहीं रखा, तो उनको इसी तरह रुसवाई का सामना करना पड़ा। बहरहाल हम यहाँ सिंध से लेके इस्लामाबाद, लाहौर या जहाँ पर भी इन चीज़ों की निशानदेही होती है कि जहाँ रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वकला होते हैं, अगर वो माहिर नहीं होंगे तो फिर रियासत को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे और माहिर वकला की खिदमत लेना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने देखा है कि ऐसे नमूने, यानी कि जो जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ थी या जिनको बुनियादी कानून के बारे में भी नहीं पता, सिर्फ सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर यहाँ सिंध में, पंजाब में या वफाक में इस तरह जो है वकीलों को भर्ती किया गया है, तो उसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो सियासी तौर पर तो किसी को ज़रूर होता हो, लेकिन नाकाम रियासत पाकिस्तान को हो रहा है। बहरहाल फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।